बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की सियासत में एक नया सिनेरियो डेवलप हो रहा है और वो ये है कि फजल रहमान साहब के दरवाजे पे सब लोग दोबारा पहुँच रहे हैं। इसकी वजह क्या है? देखें, फजल रहमान साहब के पास 8 सीटें हैं कौमी असम्बली की और 5 उनके पास सेनेटर्स हैं। फैसल वाडा फजल रहमान साहब के दरवाजे पे पहुँचे और सुनने में आ रहा है कि अभी कुछ और लोग भी पहुँचेंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल जरदारी ने भी मुलाकात की फजल रहमान साहब से। ये दोनों लोग, बिलावल और फैसल वाडा, दोनों इस्टेब्लिशमेंट के दो बड़े अहम मोहरे हैं और इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया इनके ज़ुबान पे होता है। जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है उसके मुताबिक ये चल रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से PMLN ने कुछ ऐसे काम किए हैं कि उन्होंने मलबा उठाकर इस्टेब्लिशमेंट पे डालने की कोशिश की है। यानी जो कुछ भी डी चौक में हुआ, PMLN ने या उनके बहुत करीबी सहाफ़ियों ने जानबूझकर ये खबरें पहले से दी कि रेंजर्स ने सर फाड़ दिए हैं, इतने बंदे मार दिए हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेस ने ये काम किया और वो काम किया और उन्होंने गाड़ियां भी तोड़ दी। उन्होंने सारा इल्ज़ाम उठाकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया कि ये उनका फ़ैसला है और बाकायदा इसको ग्लोरीफाई किया गया। शहबाज शरीफ साहब ने भी ये काम किया, वज़ीर आज़म ने, और आर्मी चीफ की तारीफ़ की जो कुछ डी चौक में हुआ। अब डी चौक में जो हुआ उसको सारी दुनिया एक सानहे के तौर पर ले रही है। एक तरफ सारी दुनिया कह रही है कि डी चौक में जो हुआ वो सानहा है, दूसरी जानिब हुकूमत ये कह रही है कि डी चौक में जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया और वो आर्मी चीफ की उसको लेकर तारीफ़ कर रहे हैं। अब ऐसा क्या है जो फजल रहमान साहब के दरवाजे पे सब पहुंचे हैं? एक तो फार्मूला है, वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूं कि क्या करने की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह भी फजल रहमान साहब के दरवाजे पर पहुंच गए और उन्होंने मुलाकात भी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात खुलेगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जाएगा और जाकर फजल रहमान साहब से मुलाकात करेगा। माजी में भी एक ऑप्शन मौजूद थी, वही ऑप्शन मैं आपके सामने दोबारा रखूंगा। लेकिन क्या कोई आईनी तरमीम होने जा रही है? फजल रहमान और उनकी जमात ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। 26वीं आईनी तरमीम में जिन चीज़ों को हमने रोका था उन्हीं चीज़ों के ऊपर बाद में कानून साजी कर ली गई और आईनी तरमीम में इस तरह की एक आईनी बेंच इस तरह का बना दिया गया कि अब उन कानून साजियों को कोई कहीं चैलेंज नहीं कर सकता। यानी आईनी तरमीम के अंदर ऐसी बुनियाद तैयार कर ली गई जिसकी बुनियाद के ऊपर बगैर आईनी तरमीम के जो मर्जी कानून बनाए और उन कवानीन को तहफ़्फ़ुज़ इसलिए मिल जाएगा कि अदालत को कंट्रोल कर लिया गया है। तो ये फजल रहमान साहब को बड़ा एतराज़ था और उनकी पार्टी के लोग गाहे बगाहे इस बारे में बात भी करते थे। बहरहाल उनसे मुलाकातें कर रहे हैं वो सियासतदान जो पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। और फैसल वाडा ने एक स्टेटमेंट दिया था, इसको ज़रा याद रखिएगा, क्योंकि फैसल वाडा वो चीज़ बोलते हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बोलना चाहती है और वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं पाकिस्तानी सियासत के मैदान में, और वो अपने मुंह से ये बात कहते हैं कि मैं उन्हीं का आदमी हूं। अब फैसल वाडा साहब ने ये थोड़े दिन पहले नून लीग के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी अगर इमरान खान काबिल कबूल नहीं है ना तो फिर नून लीग भी काबिल कबूल नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, बहुत बुरे हैं। हालांकि इससे पहले नून लीग उनको पसंद थी, उनको अच्छी लग रही थी। फिर यही फैसल वाडा साहब जो हैं इन्होंने जरदारी साहब के साथ, बिलावल के साथ, मौलाना फजल रहमान के साथ, बाकी सबके साथ मुलाकातें भी की हैं। तो फिर आप समझ जाएं कि अब खेल क्या है। माजी में एक ऑप्शन इमरान खान साहब के पास पहुंचाया गया था और उन्हें कहा गया था कि पीपल्स पार्टी और फजल रहमान साहब के साथ मिलकर PTI इक़्तिदार पे कब्जा कर ले और PMLN को फारिग कर दे और उन्हें अपोजिशन में भेज दे। शहबाज शरीफ से वज़ारत उज़्मा छीन ली जाए एक अदम एतमाद के जरिए से। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी के साथ बैठने का मतलब ये है कि आप PMLN के साथ बैठ गए, यानी जो PMLN है वही पीपल्स पार्टी है। तो इमरान खान साहब ने ऐसी किसी भी डील से इनकार कर दिया था, लेकिन एक मरतबा फिर ऐसी डील तैयार की जा रही है। देखिए इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत का कोई इलाज नहीं है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के पास। एक इलाज सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब भी कुछ वैसी ही साजिश करें जैसी साजिश इमरान खान साहब के खिलाफ की गई थी, या किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन जाए जिससे ये जो निज़ाम है ये लिजिटिमेट हो जाए, या जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी 2024 का वो इलेक्शन जो है उसके ऊपर स्टैंप लग जाएगा, ठीक है ये इलेक्शन सही हुआ है। अब उसका एक तरीका ये है कि इमरान खान साहब किसी तरह हुकूमत का हिस्सा बन जाए या इस हुकूमत को गिराने के अंदर शामिल हो जाए और अगली हुकूमत के अंदर शामिल हो जाए, चाहे वजारतें लें या ना लें। लेकिन इसमें बिलावल वज़ीर आज़म बन सकता है। बिलावल का वालिद पहले ही पाकिस्तान का सदर है, बिलावल को लगता है कि वो इससे वज़ीर आज़म बन सकता है। और दूसरा, क्योंकि बिलावल के बारे में एस्टेब्लिशमेंट बार बार ये वहाँ से आवाज़ आती है कि ही इज़ अ गुड बॉय, ये अच्छा बच्चा है बिलावल और ये लड़का ठीक है, काम करेगा। और मरियम के बारे में भी ऐसी राय है, शी इज़ अ गुड गर्ल, यानी गर्ल तो नहीं है वो, लेकिन उनके बारे में अच्छी राय है एस्टेब्लिशमेंट की। उन्हें लगता है कि ये बहुत वफादारी के साथ
और बिल्कुल जैसे वो खुद कहती हैं कि जूते पॉलिश करने का फन, तो उसमें तो मुकाबला चल रहा है बिलावल में और मरियम नवाज में। अब बिलावल को अगर वज़ीर आज़म बनना है और PMLN की सियासत को वापस खड़े होना है, देखें PTI को अगर डैमेज करना है, इमरान खान को अगर डैमेज करना है, तो वो पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती, फजलुर रहमान भी नहीं कर सकते। डैमेज करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि PMLN को वापस खड़ा किया जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर PMLN अगर खड़ी हो जाएगी तो PTI फारिग हो जाएगी। अब पंजाब में PMLN को खड़े होने के लिए विक्टिम कार्ड चाहिए या कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि जनाब हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई, देखो इमरान खान ने फिर साजिश कर दी, हमारी हुकूमत पैसे कमा रही थी, आगे बढ़ रही थी, मईशत ठीक कर रही थी। हालांकि हर चीज़ का इस वक्त बेड़ा गर्क है, लेकिन आप अगर PMLN के मुंह से सुने, वो कहते जी मुल्क ठीक होना शुरू हो गया। भाई मुल्क के अंदर महंगाई पहले से ज़्यादा है, गुर्बत पहले से ज़्यादा है, बेरोजगारी पहले से ज़्यादा है, मईशत की तबाही पहले से ज़्यादा है, सरमायाकारी पहले से कम है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले से ज़्यादा ख़राब है, लोगों का अदम एतमाद पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा है, हुनरमंद लोग जो हैं, नौजवान, वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर पहले से ज़्यादा बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करते हैं तो एक बड़ा डिजास्टर है इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ हुआ, माशी तौर पर, समाजी तौर पर, कानूनी तौर पर और इखलाकी नुक्ता नज़र से भी जो इन लोगों ने किया है। एक बेचैनी है पाकिस्तान में, घुटन है। अब अगर PMLN का इक़्तिदार ख़त्म हो जाता है तो वो एक विक्टिम कार्ड ले लेंगे, जनाब देखें हमारे साथ ज़्यादती होगी, हम तो मुल्क ठीक करने वाले थे, और इमरान खान साहब की मकबूलियत नीचे आने का इम्कान पैदा हो जाएगा। लेकिन इसमें इमरान खान साहब को मनाना पड़ेगा। अब इसको कुछ लोग कह रहे हैं जी ये वो एक और कार्ड है इमरान खान का, तो ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब इस बारे में मानेंगे, लेकिन ये एक ऑप्शन है और इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और फजलुर रहमान साहब को जाके राना सनाउल्लाह साहब भी मिले हैं और वो भी ये असेसमेंट करने गए हैं कि अगर ये हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए कि PMLN की हुकूमत गिर जाए। केसेस तो उन्होंने अपने सारे खत्म कर लिए हैं और पीपल्स पार्टी के साथ अगर PTI इक़्तिदार में आएगी तो वो जो भी करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। यानी वो अगर NRO 2 को खत्म करना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे, पीपल्स पार्टी नहीं होने देगी, वो भी उसके बेनिफिशरी है। और बहुत सारे काम जो PTI करना चाहती है इक़्तिदार में आके, उनमें से एक काम भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिर्फ एक फायदा होगा PTI को कि उनके जरा केसेस नरम हो जाएंगे, एक फायदा होगा उनके नाम ECL से निकल जाएंगे, एक फायदा होगा जरा पाकिस्तान में फ्रीली मूव करेंगे, एक फायदा होगा उनके जो है ना वो कैदी वैदी बाहर आ जाएंगे, और इमरान खान साहब भी हो सकता है कि उनके केसेस खत्म हो या वो बाहर आ जाए। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान को इसका कोई फायदा एज सच नहीं होगा। ये चीजें ऐसे ही चलेंगी और ऐसे ही टाइम पूरा होगा, और जब अगला इलेक्शन होगा तो PMLN दोबारा एक ताकत बन चुकी होगी और दोबारा वो मुकाबले में तगड़े तरीके से आएगी। अच्छा, इसमें इसको यहां रोक लेते हैं। एक और खबर है और वो है जनाब फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके हवाले से वहां पे जो एलामिया आया वो ये कह रहा है कि हुकूमत बेलगाम आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलने और तकसीम रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए। ये जी पाक फौज का एलामिया आया है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पाक फौज की तैनाती पर प्रोपेगेंडा की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि बेलगाम गैर इखलाकी आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबित बनाकर उन पर अमल दरामद करवाया जाए। अब ये 84वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की है। अब इसके अंदर जो है ना वो एक दो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, इवन पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों की जानिब से और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी मौजूद है उनकी जानिब से एक कंपेन ये भी लॉन्च की गई है कि फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम जितने कारोबार चल रहे हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स आती हैं उनका भी बाइकआउट कर दिया जाए। और इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से ये चीज़ें हो रही हैं और कुछ लोग इसकी मजम्मत करने के लिए जब सामने आए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसका इम्पैक्ट या ये मुअस्सर है तहरीक, जिस वजह से इसके खिलाफ कुछ रिटायर फौजी अफसरान बयानात भी दे रहे हैं या वो मैदान में उतरे हैं। अब मामला ये है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि 26 नवंबर का जो कत्लेआम है उसको वो रेंजर के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ और पाक फौज की वहाँ मौजूदगी के साथ जोड़कर देखते हैं। हालांकि इमरान खान साहब की बहन से जब सवाल किया गया बैनुल-अक़वामी मीडिया पे कि आप किसे जिम्मेदार समझती हैं जो 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ, तो उसमें उन्होंने 3 लोगों के नाम लिए, जिसमें एक आर्मी चीफ का नाम लिया, एक वजीर दाखिला का नाम लिया और एक वजीर आजम का नाम लिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या सोशल मीडिया के ऊपर जो सारिफीन है उनकी जानिब से ये बार बार कहा जाता है कि जनाब ये वो जोड़ कर देखते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, इवन मिलिट्री को, इस सारे या पैरामिलिट्री को इसके साथ, ये जो कुछ भी हुआ 26 नवंबर को। लेकिन वो क्यों जोड़ कर देखते हैं?
लेकिन ये सारा एलिगेशन, ये सारा इल्जाम, ये सारा मुद्दा या सारा बोझ इस हुकूमत ने पहले ही उठाकर फौज के खाते में डाल दिया था। आप देखें ना शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट, उनके जो सहाफ़ी हैं करीबी उनके स्टेटमेंट्स, फिर उनका सेलिब्रेट करना कि जैसे फौज आ गई अब वो मारेंगे, फिर उनका ये कहना कि देखते ही गोली मार दी जाएगी, फौज को बुला लिया गया है और सब लोग समझ जाए, इस किस्म की जो बातें की गई। तो ये मामला वहां से शुरू हुआ। अगर इसको ठीक करना है तो वो सबसे पहले वो बंदे गिरफ्तार किए जाएं जिन्होंने इस प्रोपेगेंडा के ऊपर सबसे पहले काम शुरू किया था। एक और चीज है नादरीन, इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और 119 दीगर मुल्जिमान के साथ ये फर्द जुर्म आयद हुई है GHQ हमला केस के अंदर। अब इसकी तफसीलात में आपको क्या जाऊँ, आपको सारा आइडिया है। इमरान खान साहब तो 9 मई वाले दिन गिरफ्तार थे, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ पाकिस्तान में। अब जब फर्द जुर्म आयद की गई तो जब रहनुमा बाहर निकल रहे थे तो उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन 4 अहम लोग हैं। उमर अयूब साहब को गिरफ्तार किया गया, अपोजिशन लीडर। राजा बशारत साबिक सूबाई वजीर है, उनको गिरफ्तार किया गया। अहमद चट्ठा MNA, उनको गिरफ्तार किया गया। अजीमुद्दीन इमरान खान साहब के स्टाफ के अहम मेंबर हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। अच्छा, इन लोगों के पास जो है वो ओमनी बेल मौजूद थी पेशावर हाई कोर्ट की, यानी इन्हें किसी भी नामालूम मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ज्यादातर मुकदमात में इनके पास जमानतें थीं। अब इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत शोर मचाया है, लेकिन अब जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब तक की इतला के मुताबिक ये लोग पुलिस की हिरासत में है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया दीगर बहुत सारे लोगों के साथ। इमरान खान साहब को आज क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे, 119 लोगों के ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई थी, तो जरताज गुल वजीर साहबा भी थी और बहुत सारे और रहनुमा थे, मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा भी थी और ये सारे जिनके मैंने नाम लिए ये भी थे और इनके अलावा और लोग भी थे। अब जब ये सब लोग वहां पे गए तो इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई। 70-80 लोगों को मौका मिला इमरान खान साहब को देखने का, उनसे बात करने का। तो मैंने उनमें से चंद लोगों से बात की तो वो तो बड़े जज्बे में आ गए, यानी वो ये कह रहे हैं कि हमने इमरान खान को देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा, उनकी आवाज़ और उनकी बात सुनी तो हमें समझ आई कि हमारा लीडर पूरी ताकत के साथ और शिद्दत के साथ खड़ा है। अगर हमें कहीं पे कोई मायूसी थी या किसी जगह पे हम थोड़ा सा बैकफुट पे हो रहे थे तो अब हम नहीं होंगे। यानी हमें इमरान खान से मिलने के बाद एक नई एनर्जी और एक नई ताकत मिली है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इमरान खान साहब से मिले हैं उन्होंने बाहर आकर बताया। जरताज गुल वजीर साहब ने तो आगे स्टेटमेंट भी दिया कि इमरान खान साहब बहुत दुखी और रंजीदा हैं जो भी 26 नवंबर की रात कत्लेआम हुआ, और वो कारकुनों को कह रहे हैं कि आप हौसला ना हारें, हिम्मत जमा रखें, मैं जल्दी एक नया लायामल दूंगा। अब इमरान खान साहब के आखिरी कार्ड को लेकर सब लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो आखिरी कार्ड क्या है। लेकिन उससे पहले एक और डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इमरान खान साहब ने कमेटी तब्दील की है जनाब मुज़ाकरात के हवाले से, यानी अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे तो उसके लिए एक डेडलाइन दे दी गई है और बैरिस्टर गोहर को पार्टी के उमूर तय करने के इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं, यानी ये जो मामलात हैं उनसे वापस लिए गए हैं खासतौर पर मुज़ाकरात के हवाले से। इमरान खान ने अडियाला जेल में उमर अयूब को सियासी हिकमत अमली तय करने और सियासी फैसले करने का इख्तियार दे दिया है। दूसरी जानिब हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है, जबकि मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 12 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है। डेडलाइन का मतलब आप समझते हैं कि 12 दिसंबर के बाद अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती और मामलात को किसी नहज पर नहीं ले जाती तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगली हिकमत अमली के तहत हुकूमत के खिलाफ दोबारा से एहतजाज कर सकती है या कोई और तहरीक शुरू कर सकती है या कोई और मामला नया खड़ा कर सकती है। अच्छा, अडियाला जेल में इमरान खान से शेख रशीद की भी मुलाकात हुई, फवाद चौधरी साहब की भी मुलाकात हुई, शाह महमूद कुरैशी थे, उमर अयूब थे और दीगर लोग थे, उन सब ने मुलाकात की। इमरान खान ने शेख रशीद को गले लगाया, उनको प्यार किया और उन्होंने कहा कि शेख हम इकट्ठे हैं। तो शेख रशीद अहमद साहब के लिए जो है वो बड़ी उनकी कुर्बानियों का इमरान खान साहब ने उनकी तारीफ़ की, जैसे उन्होंने तारीफ़ की थी परवेज़ इलाही की कुर्बानियों की। लेकिन परवेज़ इलाही साहब की हालत बहुत ख़राब है, वो अभी खुलकर सियासत नहीं कर पा रहे और उनकी मेडिकल रीजंस हैं उनकी फैमिली के मुताबिक। तो अल्लाह करेगा वो ठीक हो जाएंगे। परवेज़ इलाही साहब हिम्मत वाले आदमी, उन्होंने बड़ी मुश्किल जेल काटी है। मैं जब जेल में था तो मैंने वहाँ लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि परवेज़ इलाही ने बड़ी मुश्किल जेल काटी और बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की है। ज़ख्मी होने के बावजूद वो बड़े दिल के साथ जेल में रहे हैं। 12 दिसंबर को पेशावर में इमरान खान साहब ने शोहदा मार्च के इनकाद की हदायत की है कि पेशावर में शोहदा के लिए एक मार्च किया जाए और उसमें JUI फेस समेत तमाम अपोजिशन जमातों को दावत दी जाए। और 12 दिसंबर की डेडलाइन दी है जिसमें सानिया 26 नवंबर और 9 मई की जुडिशल तहकीकात करवाने और सियासी कैदियों की रिहाई का अल्टीमेटम दिया गया। अब जो ये मुज़ाकरात करने वाले लोग हैं उनमें भी बैरिस्टर गोर शामिल नहीं है। उमर अयूब है, असद कैसर है, गंडापुर है, सलमान अकरम राजा है और साहबजादा हामिद रजा है। ये बंदे जनाब अब इसके अंदर शामिल होंगे एहतजाज के हवाले से। ये हैं जनाब अब तक की इन चीज़ों में डेवलपमेंट। और कुछ चीज़ें मैं आपके सामने और रख देता हूँ। एक तो जनाब एक स्टेटमेंट आया
और वो स्टेटमेंट ने मेरा दिल ही तोड़ दिया। और ये स्टेटमेंट दिया है बहुत ही निकम्मे, नकट्टू, बेवकूफ़, बुज़दिल, बेगैरत और बेशर्म आदमी ने, जो आर्मी चीफ है जनूबी कोरिया का। जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ ने जो है वो नाक कटवा के रख दी है मिलिट्रीज की, और उसने एक आगे मुल्क में मार्शल लॉ की कोशिश के मामले पर जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। ये अली तलोनी साहब ने जो है वो इसको ट्वीट किया है। हम फौज के पेशा वराना कामों में माहिर हैं और हम मार्शल लॉ या फौजी हुकूमत में माहिर नहीं है। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है और ये बेशरम कह रहा है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। कैसा बेगैरत आर्मी चीफ है। इसको चाहिए था अवाम को मारता, अवाम के ऊपर अटैक करता, आकर तकरीर करता, मार्शल लॉ लगाता, ये कहता मेरे अजीज हम वतनों, इन शरपसंदों को, इन दहशतगर्दों को हम कुचल कर रख देंगे, और चढ़ दौड़ता अपनी आवाम के ऊपर, उनको गोलियां मारता, 10, 20, 25 हजार बंदा जेलों में डालता, वहां पे जूते चलाता, अच्छी तरह लोगों को अगवा करता, अगवा बराए बयान करवाता, वहां पे जबरी गुमशुदगियां करवाता, पॉलिटिकल पार्टी से बंदों की जो है वो वाबस्तगियां खत्म करवाता। इतना आसान था, सीधा सीधा काम था। अपने मुल्क की खिदमत का जज्बा ही नहीं है इस बेशरम आदमी के अंदर। ये जो जनूबी कोरिया का आर्मी चीफ है, इसको शर्म आनी चाहिए, इसको सीखना चाहिए कि कैसे काम करते हैं। बहरहाल इस आदमी ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है और मुझे लगता है कि शायद इसका इस्तीफा मंजूर भी हो जाएगा। इतने कमजोर आदमी को किसी भी मुल्क का आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, पश्तून भाइयों के हक के अंदर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वहां पे इस्लामाबाद में जो उनके साथ जुल्म और ज्यादती की है पुलिस ने, यानी इंतहा कर दी है। जिसका चेहरा सफ़ेद है, जब दिखाई देता है कि ये पश्तून है, इसका चेहरा वैसा है, इसका पहनावा वैसा है, ये चलता पश्तूनों की तरह है। पठान तो फिर पहचाना जाता है ना, पता चलता है उसका। पठान पैदल चलता हुआ जा रहा हो, आप पीछे से देख के पहचानते हैं कि पठान है। दूर से चलता हुआ आ रहा हो, आपको पता चलता है पठान है। उसकी एक अलग चाल है, एक अलग ढाल है, एक अलग पहनावा है, एक अलग अंदाज है उसका। फिर पठान दिखते भी थोड़ा अलग है। तो हमारे जो पश्तून भाई हैं, जो इस्लामाबाद में बेचारे नौकरियां कर रहे थे, काम कर रहे थे, वहाँ पे उनका आना जाना था कारोबार के लिए, बड़े बेनती लोग हैं, तो उन्हें पकड़ पकड़ के पुलिस ने वो जिल्लत और वो रुसवाई उनको दी है और इतना उनको परेशान किया है कि उसके बाद जो है वो सब लोग सरापा एहतजाज है। जमात इस्लामी ने भी अब इसके लिए आवाज़ उठाई है और वो कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं आज के दिन के अंदर, गालिबन उन्होंने की भी है, और बाकी सारी पार्टियां भी आवाज़ उठा रही हैं। अभी वहाँ पे जो है वकला ने इस्लामाबाद में एक मार्च किया है पश्तून भाइयों के हक में, तो उनका बहुत शुक्रिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब पूरा पाकिस्तान जो है वो एक है और पाकिस्तान के हर शहरी की वही इज्जत होनी चाहिए जो बाकियों की है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद आने वाले किसी एक खित्ते के लोग, इससे पहले वो बलूचिस्तान की हमारी बहनें बेटियां आई थीं, उनको ठंडे पानी के साथ तकलीफ़ दी गई, उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें मारा गया, उनसे बिस्तर छीन लिए गए, उन्हें सर्द रातों में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर किया गया। कितनी ज़्यादती थी। और जब उनके सामने एक और स्पॉन्सर्ड कैंप लगाया गया तो उस कैंप के अंदर किस तरह से फैसिलिटेट किया गया, बड़े बड़े हीटर्स लगाए गए, सबको फैसिलिटीज़ दी गई, लेकिन वहाँ बैठने वाला कोई नहीं था। तो ये ज़्यादती इस्लामाबाद के अंदर जब होती है छोटे सूबों के लोगों से, तो लोग उसको दिल के अंदर रखते हैं, उन्हें तकलीफ होती है इन चीज़ों से। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल मैं आपको नादरीन अगले वीलॉग में रिपोर्ट करूंगा, लेकिन मरियम नवाज ने फिर से एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया। हर थोड़े दिन बाद जब थोड़ा सा मामला लोग भूलने लगते हैं, कोई ना कोई बंगी मार के सारी अपनी पार्टी का, अपने खानदान का बेड़ा गर्क कर लेती हैं। अब स्टेटमेंट ये दे दिया कि दिल से पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तानी ब्रांड इस्तेमाल करती हूं। लोगों ने दे तेड़े की तस्वीरें लगा लगा के जो मरियम नवाज ने इंपोर्टेड ब्रांड पहने, एनकें, जूते, बैग, कपड़े, कोट्स, मफलर्स और पता नहीं क्या कुछ, स्कार्फ, जो चीज़ें मरियम नवाज ने टका के ब्रांडेड पहनी है ना, उनकी कीमतों समेत लोगों ने लगा लगा सोशल मीडिया में तबाही फेर दी कि ये है जनाब आप दिल से पाकिस्तानी और ये वो पाकिस्तानी ब्रांड है जो आप इस्तेमाल करती हैं। दुनिया के महंगे तरीन बैग हैं, महंगे तरीन जूते हैं, महंगा तरीन मेकअप है, महंगी तरीन सर्जरियाँ हैं, फिर महंगी तरीन एनके हैं, महंगा तरीन जेवर है। हर चीज़ इंपोर्टेड इस्तेमाल करनी बाहर की और कहना जी मैं दिल से पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी ब्रांड इस्तेमाल करती हूँ। ये उस बाप की बेटी हैं जिन्होंने सारी जिंदगी इंपोर्टेड टाइयाँ और 3 पीस पहन के गोरों के सामने हाथ बांध बांध के जो है वो जिंदगी गुजारी है। यानी ये ब्रांड पाकिस्तान तो फिर इमरान खान हुआ ना। अगर कोई वाहिद पाकिस्तान का ब्रांड है तो वो इमरान खान है। और भाई शलवार कमीज और वेस्टकोट के अंदर जाता है सारी दुनिया के अंदर। जब से वजीर आजम बना शलवार कमीज पहन कर रहा, उसने पाकिस्तान का ब्रांड पहना, कप्तान चप्पल के नाम से उसकी चप्पल का नाम पड़ गया जो वो पहनता है। ही द ब्रांड पाकिस्तान, वो एक रियली एक ब्रांड है। पूरी दुनिया में जाता है, अपने कपड़े पहन के जाता है, उसको किसी किस्म का एहसास कमतरी है ही नहीं। नवाज शरीफ साहब जनाब
अमेरिकन का कोई पिट्ठू या चपड़ासी भी मिलने आ जाता ना तो लाल रंग की टाई लगा के, कोट पहन के, खुशबू लगा के जाके उसके सामने खड़े हो जाते हैं कि मैं तो जनाब आप कंफर्टेबल हो जाए, मैं आप ही की तरह का आदमी हूं। शहबाज शरीफ भी एग्जैक्टली यही करते हैं। इमरान खान से प्रॉब्लम क्या था? ही वो तो ब्रांड, पाकिस्तानी ब्रांड, पाकिस्तानी कपड़े पहनता है, पाकिस्तानी जूता पहनता है और पाकिस्तान की बात करता है। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।